नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया पे बात करने वाले हैं जिसने बहुत से लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है, ये लोगों को उनकी कमाई के तरीके के आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है। ESB और I। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी लगातार अमीर कैसे होते जाते हैं, जबकि दूसरे ज्यादा मेहनत करके भी बस अपनी जगह पर ही रहते हैं। हाँ, और क्या ये वाकई मुमकिन है कि कोई क्वाड्रेंट के एक हिस्से से दूसरे में जा सके? बिल्कुल, और इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से होती है जो शायद सुनने में यकीन ना आए। अच्छा। सोस का एक मुख्य तर्क ये है कि दुनिया के 95% लोग वो बाईं तरफ के E और S क्वाड्रेंट में हैं। 95%? और उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। और दूसरी तरफ? वहीं दाईं ओर के B और I क्वाड्रेंट में सिर्फ 5% लोग हैं, लेकिन उनके पास दुनिया की 95% दौलत है। ये आंकड़ा तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। 20 में से 19 लोग पैसे की उस दौड़ में हैं जहां सिर्फ 5% दौलत है। ये एक बहुत बड़ी खाई है। हाँ, ये सिर्फ एक अंतर नहीं है। तो चलिए इस खाई के दोनों तरफ के लोगों की सोच को समझते हैं। शुरुआत बाईं ओर से करते हैं। E और S, ये वो दुनिया है जिससे हम में से ज्यादातर लोग परिचित हैं। सही कहा। E यानी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, इनकी मूल भावना है सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, स्थिर तनख्वाह, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, ये शब्द उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। उनका सबसे बड़ा डर होता है अनिश्चितता, वित्तीय जोखिम नहीं लेना। वो कहेंगे मैं कुछ सुरक्षित और गारंटी वाला काम चाहता हूँ। बिल्कुल। और S क्वाड्रेंट के लोग जो अपना काम खुद करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या कोई फ्रीलांसर, वो तो E टाइप से एक कदम आगे हुए है ना। हाँ, एक तरह से वो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? यहाँ स्वतंत्रता का मतलब है नियंत्रण। S क्वाड्रेंट के लोगों का विश्वास होता है कि अगर कोई काम अच्छे से करना है तो उसे खुद करो। हाँ, ये मैंने बहुत सुना है। वो अपने काम में माहिर होते हैं और किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहते, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वो सिस्टम में एक व्यक्ति नहीं, वो खुद ही सिस्टम होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं, सही है ना? हाँ, कई S टाइप लोग जैसे एक सफल फ्रीलांसर या डॉक्टर खुद को बिजनेस ओनर समझने लगते हैं। हाँ, जबकि असल में वो एक बहुत कामयाब नौकरी ही कर रहे होते हैं। बस बॉस वो खुद होते हैं। सही बात है। अगर वो काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। तो यही S और B क्वाड्रेंट के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। फर्क सिस्टम का है। मान लीजिए एक बेहतरीन बेकर है जो शहर में सबसे अच्छी केक बनाती है। ओके। वो S है, उसकी आमदनी उसकी मेहनत पर निर्भर करती है। ठीक है। लेकिन जिस दिन वो अपनी रेसिपी को एक प्रोसेस में बदल देती है, दूसरे शेफ को ट्रेनिंग देती है और शहर में 5 और बेकरी खोल देती है जो उसके बिना भी चल सकती हैं, उस दिन वो B बन जाती है। बिल्कुल। उसने खुद काम करने के बजाय एक सिस्टम बना दिया जो उसके लिए काम करता है। B क्वाड्रेंट की मूल भावना लीडरशिप और सिस्टम बनाना है। तो एक तरफ सुरक्षा और नियंत्रण की मानसिकता है, लेकिन असली दौलत तो दूसरी तरफ है। उस दुनिया में B और I क्वाड्रेंट के लोग सोचते कैसे हैं? उनकी सोच का शुरुआती बिंदु ही अलग होता है। B टाइप बिजनेस ओनर हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उनसे ज्यादा स्मार्ट हों, ताकि वो उन्हें अपने सिस्टम में शामिल कर सकें। हाँ, वो कहते हैं मुझे इस काम के लिए एक बेहतर मैनेजर चाहिए। वहीं I यानी इन्वेस्टर का एकमात्र लक्ष्य होता है पैसे से पैसा बनाना। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। 24 घंटे वो सवाल पूछते हैं, इस निवेश पर मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, मेरा कैश फ्लो क्या होगा। उनका ध्यान मेहनत पर नहीं, एसेट्स पर होता है। ये जानना थोड़ा चुभता है कि ये जानते हुए भी कि दौलत दाईं ओर है, 95% लोग बाईं ओर ही क्यों रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ आदत है? नहीं, किताब इस पर जोर देती है कि इसके 2 बहुत शक्तिशाली कारण हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा है कर्ज का जाल। बिल पेमेंट्स। हाँ। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की समझ ना होना। ज्यादातर लोग घर, कार, छुट्टियों के लिए लोन लेते हैं। ये बुरा कर्ज है। हाँ, क्योंकि ये जेब से पैसा निकालता है और इस कर्ज की किश्तें चुकाने का दबाव उन्हें एक सुरक्षित नौकरी से बांधे रखता है। वो बिजनेस शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हर महीने बिल जो चुकाने हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ कर्ज का डर है या इसमें हमारी परवरिश का भी हाथ है?
हमारे माता पिता हमेशा कहते हैं बेटा अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। बिल्कुल, यही दूसरा बड़ा कारण है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। अच्छा। हमारा पूरा शिक्षा तंत्र हमें एक अच्छा कर्मचारी यानी ई या एक अच्छा विशेषज्ञ यानी एस बनने के लिए डिजाइन किया गया है। हमें सिखाया जाता है कि गलतियां मत करो। हाँ, अकेले काम करो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो, जबकि बी और आई क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए इसका ठीक उल्टा चाहिए। गलतियों से सीखना, टीम बनाना। और नौकरी देने वाला बनना। हमें इनकम स्टेटमेंट पढ़ना नहीं सिखाया जाता, हमें एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं समझाया जाता। हमारा सारा ध्यान इनकम पर रहता है, कैश फ्लो पर नहीं। तो अगर कोई इस चक्र को तोड़ना चाहता है तो उसके लिए रास्ता क्या है? क्या उसे अपनी नौकरी छोड़कर सीधे बिजनेस में कूद जाना चाहिए? ये तो बहुत डरावना लगता है। नहीं नहीं, सोर्स ऐसा करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। धीरे धीरे। हाँ, हर क्वाड्रेंट के लिए एक रास्ता सुझाया गया है। अगर कोई कर्मचारी यानी ई है तो उसे अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में दाईं ओर कदम रखना चाहिए। जैसे कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस या निवेश करना सीखना, मतलब अपनी सेफ्टी नेट को छोड़े बिना एक पैर दाईं ओर रखना। और जो पहले से ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एस क्वाड्रेंट में, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सब कुछ खुद करने की मानसिकता को छोड़ना। अच्छा। उन्हें अपने काम को एक सिस्टम में बदलना होगा, उन्हें प्रोसेसेस लिखने होंगे, लोगों को काम सौंपना सीखना होगा। एक टीम बनानी होगी जो उनके बिना भी काम कर सके। बिल्कुल, उन्हें एक कलाकार से एक मैनेजर की भूमिका में आना होगा। और जब कोई सफलतापूर्वक बी क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तो क्या यात्रा खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि असली खेल तो तब शुरू होता है। अच्छा। एक सफल बिजनेस मालिक बी के पास कैश फ्लो होता है। अब उसे उस कैश फ्लो का इस्तेमाल आई क्वाड्रेंट में प्रवेश करने के लिए करना चाहिए। मतलब अपनी बिजनेस की कमाई से एसेट्स खरीदने चाहिए। हाँ, रियल एस्टेट, स्टॉक या दूसरे बिजनेस जैसे कैश फ्लो देने वाले एसेट्स। इससे दौलत कई गुना तेजी से बढ़ती है। और जो पहले से आई क्वाड्रेंट में है, उन्हें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐसे बी क्वाड्रेंट में जाने का फैसला करता है। सिस्टम बनाने की बात तो ठीक है, पर यह सिस्टम बनता कैसे है? हाँ, सोर्स मुख्य रूप से 3 तरह के बिजनेस सिस्टम का जिक्र करता है। पहला है सी टाइप बिजनेस, सी टाइप, जहां आप अपने आइडिया से मतलब स्क्रैच से एक नया बिजनेस खड़ा करते हैं। तो ये तो सबसे मुश्किल रास्ता होगा। सबसे मुश्किल और जोखिम भरा। किताब का अनुमान है कि इसमें सफलता का अनुपात 10 में से 1 होता है। मतलब 9 बार असफल होने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा मॉडल? वो तो काफी लोकप्रिय है, फ्रेंचाइजी। जी, फ्रेंचाइजी। इसमें आप किसी स्थापित कंपनी का ब्रांड और उनका पहले से सिद्ध सिस्टम खरीद लेते हैं। तो इसमें सफलता की संभावना ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा, क्योंकि सिस्टम पहले से ही काम कर रहा होता है। लेकिन इसकी 2 बड़ी कमियां हैं। क्या? एक, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, और दूसरा, आपका नियंत्रण बहुत कम होता है। आप कंपनी के नियमों से बंधे होते हैं। और तीसरा रास्ता? तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोगों की एक टीम बनाते हैं और उस टीम के जरिए एक सिस्टम विकसित करते हैं। एक मिनट, नेटवर्क मार्केटिंग, इसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। इसे लेकर काफी नकारात्मक बातें भी होती हैं। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। तो सोर्स इसे एक लेजिटिमेट बी क्वाड्रेंट का रास्ता क्यों मानता है? देखिए, सोर्स इस बात को मानता है कि इस इंडस्ट्री में कई खराब कंपनियां भी हैं, लेकिन उसका तर्क ये है कि एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको कम लागत में बी क्वाड्रेंट के लिए जरूरी स्किल्स सीखने का मौका देती है। कौन सी स्किल्स? जैसे सेलिंग, लोगों से बात करना, आत्मविश्वास बनाना और रिजेक्शन को सहना। ये बिजनेस स्कूल जाने जैसा है, लेकिन असल दुनिया में। अच्छा। यहाँ सफलता के लिए सही लीडरशिप और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। ये तो हुई बिजनेस की बात। निवेश की दुनिया तो और भी पेचीदा लगती है। क्या निवेशक होने का मतलब सिर्फ स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत निवेशकों को 5 बहुत ही दिलचस्प स्तरों में बांटता है। 5 स्तर? हाँ, सबसे नीचे है स्तर 0। ये वो लोग हैं जिनके पास निवेश के लिए कुछ नहीं होता। ये खर्च करने वाले हैं। जितना कमाते हैं सब खर्च? या उससे ज्यादा। और इसके ठीक ऊपर? स्तर 1 पर आते हैं कर्ज लेने वाले। ये लोग निवेश तो करते हैं, लेकिन उधार के पैसे से और बिना किसी ज्ञान के। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। ये अक्सर जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों में फंसते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं।
ये निवेश नहीं, जुआ खेल रहे होते हैं। समझ गया। ज्यादातर लोग शायद अगले स्तरों पर होंगे। स्तर 2 और 3 में क्या फर्क है? स्तर 2 के लोग बचत करने वाले हैं। ये पैसे तो बचाते हैं, लेकिन उसे बैंक में या बहुत कम रिटर्न वाली जगहों पर रखते हैं। उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा खोने से बचना होता है। बिल्कुल, वो पैसे बचाते हैं टीवी, फ्रिज या छुट्टियों के लिए, न कि एसेट बनाने के लिए। और स्तर 3? स्तर 3 के लोग स्मार्ट निवेशक होते हैं। ये म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लान जैसी चीजों में निवेश करते हैं। जो कि सही है। काफी हद तक सही है, लेकिन समस्या ये है कि उनमें से ज्यादातर को ये गहराई से नहीं पता होता कि उनका पैसा कहाँ और कैसे काम कर रहा है। वो अपनी वित्तीय जिम्मेदारी किसी और को सौंप देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो सही काम कर रहे हैं, पर शायद पूरी तरह समझे बिना। बिल्कुल। और सबसे ऊंचे स्तर पर कौन है? स्तर 4 पर लंबी अवधि के निवेशक आते हैं। ये अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं। ये एक योजना बनाते हैं और अनुशासन के साथ उस पर टिके रहते हैं। ये एक बहुत ही समझदार तरीका है। लेकिन एक स्तर और है। हाँ, असली खिलाड़ी स्तर 5 पर हैं, माहिर निवेशक। ये वो लोग हैं जो पैसे के खेल को समझते हैं और उसे खेलते हैं। वो सिर्फ अवसर ढूंढते नहीं, वो अवसर बनाते हैं जो दूसरे लोग देख भी नहीं पाते, जैसे एक नई कंपनी शुरू करना और उसके शेयर्स जारी करना। हारना जीतना उनके लिए खेल का हिस्सा है, वे इससे डरते नहीं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। पैसा आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जा सकता है। ये सुनने में बड़ा दार्शनिक लगता है, पर इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा और व्यवहारिक है। इसका अर्थ है कि अमीर बनना एक बाहरी प्रक्रिया से पहले एक भीतरी प्रक्रिया है। मानसिकता। हाँ, ये मानसिकता से शुरू होता है। देखिए, 2 लोग एक ही प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। एक को एक पुरानी टूटी-फूटी इमारत दिखेगी, दूसरे को जिसकी वित्तीय समझ अच्छी है, उसे कैश फ्लो बनाने वाला अवसर दिखेगा। पैसा असल में एक आइडिया है और उस आइडिया को देखने के लिए एक प्रशिक्षित दिमाग की जरूरत होती है। तो कोई अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कैसे कर सकता है? क्या इसके लिए कुछ ठोस कदम है? हाँ, सॉस कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाता है। पहला है लगातार वित्तीय शिक्षा। मतलब पढ़ते रहना। हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे वित्तीय शिक्षा पर लगाना, किताबें पढ़ना, सेमिनार्स में जाना, सफल निवेशकों के बारे में पढ़ना। ज्ञान के बिना ये यात्रा अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। और संगत का भी बहुत असर होता होगा। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है सही संगत में रहना। बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के साथ समय बिताना, उनसे सीखना। उनकी बातचीत, उनकी सोच, उनकी आदतें, ये सब आपको प्रभावित करेंगी। हाँ, एक मेंटोर ढूंढना जो पहले ही वो हासिल कर चुका है जो आप करना चाहते हैं। इस सफर को कई गुना आसान बना सकता है। और कर्ज को लेकर जो मानसिकता है, उससे बदलना कितना जरूरी है? ये सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। तीसरा कदम है अच्छे और बुरे कर्ज में अंतर को समझना और उसे इस्तेमाल करना। अमीर लोग अच्छे कर्ज का इस्तेमाल एक औजार की तरह करते हैं। बिल्कुल, वो बैंक से लोन लेकर ऐसा एसेट खरीदते हैं जो लोन की किस्त से ज्यादा कैश फ्लो पैदा करे। जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी। हाँ, इस तरह बैंक का पैसा उनके लिए पैसा कमाता है। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बुरे कर्ज में फंसते हैं, एक महंगी कार या लेटेस्ट फोन के लोन जो उनकी जेब से पैसा निकालता है। तो असल में अमीर लोग कर्ज से डरते नहीं, वो बस इसका इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। वो इसे एक औजार समझते हैं, बोझ नहीं। सही कहा। कुल मिलाकर ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की तकनीक के बारे में नहीं है। ये अपनी सोच, अपनी आदतों और पैसे के साथ अपने पूरे रिश्ते को बदलने के बारे में है। तो आज हमने देखा कि ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट तक का सफर सिर्फ पैसे का नहीं है। ये मानसिकता, सिस्टम और शिक्षा का सफर है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम जॉब की सुरक्षा की तलाश छोड़कर वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण की ओर बढ़ते हैं। एक कर्मचारी की तरह सोचने से हटकर एक निवेशक की तरह सोचने का सफर। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत में बताया गया है कि सबसे ऊंचे स्तर के निवेशक यानी स्तर 5 के लोग वो केवल निवेश के अवसर ढूंढते नहीं हैं, वो अवसर बनाते हैं। हाँ, वो एक कंपनी शुरू करते हैं, रियल एस्टेट डेवलप करते हैं। मतलब वो पैसे के खेल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते हैं, वे खेल का मैदान ही बना देते हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की मानसिकता में ऐसा क्या बदलाव आता है कि वो सिर्फ खेल का हिस्सा बनने के बजाय खुद खेल का मैदान बनाने लगता है।